हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए, पिछले वाले सेशन में हम लोग किए थे ये रसायन शास्त्र का जो भी हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, यानी 70 ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था। आज की वीडियो में हम इसके 20 ये लघु उत्तरीय प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो 2 नंबर के लिए है। ठीक है, तो आज हम इस 20 क्वेश्चन को आज पूरा करेंगे और ये जो बचेगा 6 क्वेश्चन इसको हम फिर अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलिए, आज ये 20 में से आपको एग्ज़ाम में कितना देना है? केवल 10 प्रश्न का ही उत्तर देना है। लेकिन आज हम लोग इसको प्रैक्टिस के तौर पर इन 20 प्रश्नों का सलूशन देखेंगे। तो चलिए, देर न लगाते हुए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें यदि आपकी इच्छा हो तो देखिए, ये हमारा लघु उत्तरीय का जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि इकाई सेल क्या है। तो देखिए, इकाई सेल का यहाँ परिभाषा लिखा है कि किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। नहीं समझे? जैसे देखिए, आपका जो घर बना हुआ है तो एक एक ईंटों को मिलाकर बना हुआ है। तो पूरा आपका घर का कोई दीवार है तो उस दीवार में जो एक एक ईंट जो देख रहे हैं ना, उसी एक एक ईंटों के पुनरावृत्ति से, यानी बार बार उसी को दोहरा कर तिहरा कर, यानी बार बार पुनरावृत्ति से ही संपूर्ण क्रिस्टल का यानी पूरी दीवार का निर्माण हुआ है। तो इसी को हम लोग इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपके घर का जो दीवार है उस दीवार का जो भी ईंट का एक एक टुकड़ा को यदि आप बटोरेंगे तो उस ईंट जो एक एक ईंट जो हम बोल रहे हैं, ईंट जो बोल रहे हैं, ईंट या ईंट का टुकड़ा, ये आपका एक एकक कोशिका ही होगा, इकाई सेल ही होगा। क्रिस्टल जालक का मतलब पूरा एगो दीवार आपका क्रिस्टल जाल हो गया, यानी जालक हो गया। और कह रहा है क्रिस्टल जालक का वह छोटा सा छोटा भाग, तो क्रिस्टल जालक का छोटा सा छोटा भाग वही ईंट जिसको हम बोल रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इकाई सेल कहेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ZnO ठंडा में उजला होता है एवं गर्म में पीला होता है, व्याख्या करें। तो देखिए, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड कमरे के ताप पर हमेशा श्वेत होता है, यानी उजला होता है। लेकिन जब इसको हम गर्म करते हैं तो यह अपना ऑक्सीजन खो देता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये अपना ऑक्सीजन क्या कर देता है? खो देता है। और जब ये अपना ऑक्सीजन खोता है तब ये पीला हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, ये ZnO को जब हम गर्म करेंगे, जब ये इसको हम हीट करेंगे, ठीक है, तो इसको जब हम हीट करेंगे तो ये Zn+2 यहाँ से ऑक्सीजन खो देगा। तो यहाँ ऑक्सीजन को, यहाँ जब भी ऑक्सीजन होता है ये गैस के रूप में होता है, इसलिए यहाँ हम O2 लिखे हैं और यहाँ 1/2 कर दिए हैं। 1/2 का मतलब आधा ये निकल जाएगा तो केवल ऑक्सीजन बचेगा। इसी के आधार पर यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। तो ये ऑक्सीजन जैसे ही हटता है तो यहाँ +2 आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना खो देता है। यही कारण है। यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ लिखा गया है कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न Zn+2 आयन अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ये जो है ना, ये Zn2+ ये अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन पड़ोसी अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन ये पास वाले अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है और ये भी अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। इसी से धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। इसको आप लोग पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। अंतराकाशीय स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं, इससे धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि ZnO गर्म करने पर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। एक शब्द में कहे तो ये अपना क्या कर देता है? ऑक्सीजन को खो देने के कारण ही ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, देखिए, जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिश्रित कर दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं।
ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा यहाँ सा देखेंगे, थोड़ा सा देखिए। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन को यदि समझना है तो देखिए यहाँ कह रहा है कि जैसे यहाँ ये फिगर से थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो देख रहे हैं ये आपका जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाता है। देखिए यहाँ एक पात्र है, इस पात्र में ये शुद्ध जल है, इस पात्र में एकदम जल भरा हुआ है, शुद्ध जल। तो शुद्ध जल जब भरा हुआ है और तो इसका वाष्प दाब और फिर इसमें NaCl मिला दिए तो इसी को अवाष्पशील विलय कह रहा है, ये अवाष्पशील विलय। तो जब इसमें मिलाएंगे तो इसमें का कुछ जल बाहर निकल जाएगा और ये इसमें प्रवेश कर जाएगा। तो बताइए इसका वाष्प दाब में कमी आएगा कि नहीं आएगा? इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगा। तो इसी को यहाँ जब देख रहे हैं वाष्पशील विलायक है, ठीक है ना, तो शुद्ध विलायक जिसको बोलते हैं इसको P1 नट। यहाँ देखिए ये विलयन है, इसको यहाँ हम P1 माने हैं, तो ये P1 नट है। P1 नट बता रहा है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब। तो विलायक का वाष्प दाब जब एक में विलय मिला देते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाता है? कमी आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ लिखा है जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, यानी यही नमक को मिलाया जाता है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब जो होगा, यानी प्राप्त विलयन का जो ये वाष्प दाब इसका जो आएगा इसके वाष्प दाब से कम होगा। इसे ही हम वाष्प दाब का क्या कहते हैं? आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यही यहाँ पर आपको लिखा गया है कि जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में मिश्रित कर दिया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसका गणितीय रूप लिखेंगे तो ये P नॉट माइनस PS बटा में P नॉट। P नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। PS क्या है? तो विलयन का वाष्प दाब है। अब बटा में P नॉट बराबर ये N बटा में N प्लस N, या इस रूप में लिखिए इस रूप में लिखिए। ठीक है ना, ये जो चीज़ है यहाँ लिख दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर आपका प्रश्न है उल्टा परासरण क्या है? उल्टा परासरण क्या होता है? तो उल्टा परासरण क्या होता है? तो देखिए उल्टा परासरण जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाता है तो परासरण की दिशा बिल्कुल क्या हो जाती है? बदल जाती है, विपरीत दिशा में हो जाती है। तो यानी परासरण के विपरीत प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिलोम परासरण या उल्टा परासरण कहते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए इसको समझना है तो फिर से हम समझ सकते हैं परासरण के विषय में। देखिए परासरण क्या होता है? तो विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गमन करना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। यानी देखिए यहाँ जैसे लिखा है कि यहाँ एक पात्र है शुद्ध विलायक और यहाँ एक विलयन है। तो ये शुद्ध विलायक और विलयन के बारे में आप जान चुके हैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ SPM के द्वारा, तो SPM क्या होता है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या? जो अपने में से केवल विलायक के अणु को ही गमन करने देता है, जाने देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं SPM। तो यहाँ से इधर जा रहा है तो इसी को हम बोलेंगे परासरण। लेकिन एक क्या होगा कि इधर से जाते जाते दोनों का मात्रा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो दाब लगेगा इसको बोलेंगे परासरण दाब। क्या बोलेंगे? परासरण दाब। अब इसकी इधर से दाब हम लगाएं, इधर से दाब लगाएंगे, ठीक है ना, इधर से दाब लगाएंगे ताकि ये प्रक्रिया जो इस दिशा से चल रही थी अब ये इस दिशा की ओर चल दे, यानी विपरीत हो जाए, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? उल्टा परासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। तो यही लिखा है कि जब किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करेंगे। क्यों? परासरण दाब से अधिक दाब लगाएंगे तभी ना उसकी प्रक्रिया विपरीत होगी। पूरब से पश्चिम जा रहा है तो पश्चिम से पूरब जाए, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? उल्टा परासरण। पांचवा प्रश्न देखिए, एजियोट्रॉपिक मिश्रण किसे कहते हैं? एजियोट्रॉपिक का मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी क्या होता है? कुछ ऐसे विलयन होते हैं जिसके सारे संगठन एक ही ताप पर उबलते हैं, एक ही ताप पर। तो ये लिखा है ऐसे विलयन जो बिना संघटक के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित होता है, यानी एक ही ताप पर वो उबलते हैं, यानी पूरा उसका 1 मिनट। चलिए देखिए पढ़िए यहाँ क्या लिख रहा है कि ऐसे विलयन जो बिना संघटक के परिवर्तन के एक ही ताप पर आश्रित हो जाते हैं, इसे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। इसी को हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण भी कहते हैं।
जैसे यहाँ लिखा है 95.6% एल्कोहल और 4.4% जल का मिश्रण क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये दोनों एक ही टेम्परेचर पर उबलते हैं। और नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इसको और बेहतर ढंग से देखेंगे तो देखिए यहाँ कुछ ऐसे द्रव होते हैं जिन्हें एक विशेष अनुपात में परस्पर मिश्रित कर देने पर विलयन की रचना द्रव एवं वाष्प दोनों में एक समान रहती है। ऐसे विलयन एक निश्चित ताप पर उबलता है, इसी को हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी एजियोट्रॉपिक मिश्रण। हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसके सारे संघटक क्या हो, जिसके सारे संगठक एक साथ एक ही ताप पर उबलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ये स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, तो हमको बस इतना ही लिख देना है, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि आर्हेनियस समीकरण क्या है? तो ये आर्हेनियस समीकरण आपको बस इतना लिख देना है, रासायनिक अभिक्रियाओं की गति के ताप के प्रभाव को बताने वाला एक सूत्र है आर्हेनियस समीकरण। यानी बस इतना आपको लिख देना है, K बराबर AE के पावर माइनस ये बटा में RT को हम आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं, जहाँ K क्रिया गति स्थिरांक है और A जो है अनुपातिक स्थिरांक है या आर्हेनियस नियतांक कहिए। ये क्या है? तो संक्रियण ऊर्जा है। T क्या है? तो ताप है। R क्या जो है? तो गैस नियतांक है। चलिए 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न आपका है, एक मिनट, आर्हेनियस हो गया ना, एक ये 6 प्रश्न था ना, ये 6वां प्रश्न आपका था ना आर्हेनियस समीकरण, ये 6वां। 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न आपका है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में क्या अंतर है? तो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताना है। तो ये तो बहुत ही एकदम आसान क्वेश्चन है आपका। बता सकते हैं आप कि अधिशोषण क्या होता है? एक पृष्ठीय घटना होता है। अवशोषण जो होता है यानी केवल सतही घटना नहीं है बल्कि अस्थूल यानी अंदर तक होने वाली प्रक्रिया है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और अवशोषण जो होता है कोई सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। अधिशोषण की दर प्रारंभ में अधिक होती है तथा बाद में क्या होती है? घटती है। लेकिन अवशोषण की दर हमेशा क्या होती है? एक समान होती है। ठीक है, तो ये बस 2-2 बिंदु आपको लिख देना है। अपने बुक से भी देख लेंगे, इसका आसान आंसर होगा, जो आपको समझ में आया होगा वहीं आप लिखेंगे। 8वां प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न आपका है कि समांग उत्प्रेरक क्या है? उदाहरण दें। समांग उत्प्रेरक यानी समांग उत्प्रेरक उसको बोलते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक पदार्थ और उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में हो, यानी अभिकारक और प्रतिफल जो भी आपको मिल रहा है ये सब एक ही अवस्था में हो। जैसे देखिए, इसको थोड़ा हटा दीजिए, इसको न दिमाग में रखिए, इसको हटा दीजिए। देखिए जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि SO2 प्लस O2 मिल के क्या बना दिया? SO3 बना दिया। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? SO3 सल्फर ट्राई। तो यहाँ देखिए SO2 और O2 मिलके SO3 बना दिया। तो क्या देख रहे हैं? SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है और SO3 भी गैस। ये दो और ये दो संतुलित किया गया है। ठीक है ना, इसको संतुलित किया गया है। तो यानी ये तीनों गैस है, तीनों गैस हो, तीनों ठोस हो, समझ रहे हैं ना? तो इसी को हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब कि कोई ठोस हो, कोई द्रव हो, कोई गैस हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन समांगी का मतलब गैस है तो तीनों गैस, ठोस है तो तीनों ठोस। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखिए। अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन, तो अपोहन क्या है? तो कोलाइडी विलयन से वैद्युत अपघटनों की अशुद्धि को चम्रपत्र या जांतव झिल्ली द्वारा पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। 10वां प्रश्न, एल्यूमिनियम के 2 अयस्कों का नाम एवं रासायनिक सूत्र लिखें। तो एल्यूमिनियम के 2 अयस्क यहाँ देखिए बॉक्साइड है और ये क्रायोलाइट है। बॉक्साइड का ये सूत्र है, क्रायोलाइट का ये सूत्र है, आप नोट कर लेंगे। 11वां प्रश्न, SO4 की आकृति कैसी होती है? तो SO4 आयन चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। आकृति कैसी होती है? तो आप बना भी सकते हैं, S इधर O, इधर O, इधर O और इधर O। इधर से ये सिंगल कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से कर देंगे। ये 2 गो यहाँ पर बच गया। सल्फर का क्या होता है? 2 और 2 4, 1 5 और 1 6। ये इसका हो गया संरचना।
इसकी आकृति क्या होती है, तो चतुष्फलकीय बोलेंगे। अगर एक में प्रसंकरण कहता तो sp3 हम लिख देते, लेकिन प्रसंकरण नहीं पूछ रहा है, बस केवल कह रहा है आकृति कैसी होती थी, ये बना भी सकते हैं या लिख सकते हैं कि इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न एकदम आसान है आपका। कह रहा है 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं Cr3+। तो क्रोमियम का क्या होता है, 24 होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 24 होता है। और 24 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, 3 गो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो ये क्रोमियम, ये 18, यहाँ 18 यानी आर्गन का 18 होता है, तो 18, इसके बाद 3d5, तो ये क्या होता है 3d5, तो 18 5 क्या होता है 23, 23 से क्या होता है 24। ये अपवाद वाले हैं, यहाँ पर 4s2 और यहाँ पर 3d4 होगा नियम के हिसाब से, लेकिन ये क्रोमियम अपवाद तत्व है, इसलिए यहाँ 3d5 और 4s1 हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ Zn2+ का बनाना है, Zn2+, तो ये तो आपका केवल हो गया किसका, क्रोमियम का। आज 3+, ये 3 गो इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो एगो ही निकल जाएगा, 2 गो इसमें से निकल जाएगा। तो ये निकल गया है, तो ये 0 हो गया है, 2 गो इसमें से निकल गया है, तो यहाँ 3 लिख दिया गया है। तो ये आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इस Cr3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है, तो इसका है। इसी तरह से Zn का है, तो आर्गन का निकाल दी 18 होता है, तो ये 18 और 10 क्या होता है 28, 28 2 क्या होता है 30, तो ये जिंक का हो गया। और Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिया जाता है, यानी इसको हटा देंगे तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप अपने से भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि EDTA का संरचना सूत्र लिखे। तो ये आपका EDTA का संरचना सूत्र होता है, इसको संक्षेप में C10H16N2O8 भी लिखा जाता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, इसको हम इस रूप में भी बना सकते हैं, EDTA का संरचना सूत्र। देखिए ये आपका EDTA का संरचना सूत्र होगा, ये EDTA का एक संरचना सूत्र होगा। तो देखिए EDTA, E का मतलब इथिलीन, D का मतलब डाइएमीन, T का मतलब टेट्रा, A का मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो EDTA का संरचना सूत्र ये होगा, ठीक है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन अब आप देखेंगे, इसी समय देख लीजिए 17वां क्वेश्चन। ये टार्टरिक अम्ल का संरचना सूत्र कहेगा, तो आपको ये बनाना है। आइसोब्यूटरिक अम्ल का कहेगा, तो ये देखिए आइसोब्यूटरिक अम्ल है, ये टार्टरिक अम्ल है, ठीक है ना। चलिए, तो ये 17 भी हो गया, 13 भी हो गया। 14 नंबर देखिए आप, 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 14 नंबर आपका प्रश्न है, 14 नंबर की विलोपन अभिक्रिया क्या है। तो विलोपन अभिक्रिया क्या है, तो जब एक ही अणु से 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं तो उसे हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। आप 10th में पढ़े होंगे कि जब किसी एक अणु को तोड़ते हैं विलोपन या वियोजन, उसी तरह से विलोपन एक ही अणु से परमाणु या समूह 2 परमाणु या समूह निष्कासित होते हैं, तो यह अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एल्किल हैलाइड से एल्किल का बनना, एल्किल हैलाइड, देखिए ये एल्किल हैलाइड है, एथिल क्लोराइड प्लस इसको KOH एल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो देखिए ये क्या होता है, हमको एल्किल बन जाता है। यहाँ CH2 ये आपका हट जाता है, जैसे ही हटता है तो इसका बॉन्ड फ्री होता है, इसका बॉन्ड फ्री होता है और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो CH2 और KCl और H2O, यहाँ पर KCl को निकाल देता है, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और HO एगो H को लेके चला जाता है, तो ये H2O हो जाता है। और यहाँ इसका एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, इधर का एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, ये दोनों मिल के यहाँ क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, फिनाल को जास्ता पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या होता है। तो फिनाल को जास्ता पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या होता है, तो जिंक धूल फिनाल को कम करके बेंजीन और जिंक ऑक्साइड को उत्पाद के रूप में देता है। कहने का मतलब कि जब फिनाल यानी C6H5OH, आप इसका संरचना भी बना सकते थे, ये आपका फिनाल होता है, ये जो देख रहे हैं आप लोग बेंजीन देखते हैं ना, ये आपका बेंजीन हुआ और यहाँ पर OH हम लगा देते हैं। तो ये क्या है, वास्तव में क्या है, C6H5, C6 ये है H5 और OH। इसको जब हम जिंक के साथ जब गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है कि ये Zn जो है
ऑक्सीजन को लेके निकल जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और ये H इसके साथ आ जाता है तो C6 और H6 यानी बेंजीन बना देता है। क्या बना देता है? बेंजीन बना देता है। 16 नंबर आपका प्रश्न है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है? रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर देंगे किसी भी एसिल क्लोराइड, एसाइल कहिए या एसिल क्लोराइड का अपचयन कर एल्डिहाइड में बदलने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये आपका एसिल क्लोराइड है, एसिल क्लोराइड का जब हम अपचयन करेंगे यानी हाइड्रोजन के साथ जब हम इसका संयोग करते हैं तो क्या होता है कि एगो H जो है इस Cl को लेकर चला जाता है, तो एगो H Cl को लेकर चला जाता है तो ये HCl हो गया और इसके जगह पर क्या आ जाता है? H आ जाता है। तो ये चला गया तो इसके जगह पर क्या आ गया? H आ गया। बाकी जो जैसा है तैसा ही है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न आपका हो गया। 17 नंबर प्रश्न देखिए, तो 17 तो अभी बता दिए ना, 17 आपका बताना था क्या? 17 था कि निम्न संरचना सूत्र निकालना था, संरचना सूत्र। तो टार्टरिक अम्ल और आइसोब्यूटरिक अम्ल का संरचना सूत्र, तो ये तो डायरेक्ट ये सूत्र लिख दिए हैं, ये आपको बताए ना 17 नंबर, ये आपका होगा ये 17 नंबर यानी टार्टरिक अम्ल और आइसोब्यूटरिक अम्ल का संरचना सूत्र। 18 नंबर देखिए, एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो एथिल एमीन को एथिल एल्कोहल में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि HNO2 के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं NaNO3 और ACl। पहले इससे E बनता है और फिर एकरा से आपको E मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको रिएक्शन लिख देना है। 19 नंबर प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल एक महत्वपूर्ण जैव अणु है। ये भी जीवित कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लियोप्रोटीन या क्रोमोसोम के रूप में क्या पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, DNA तथा RNA। अब इसके विषय में नहीं लिखना, ये आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। 20वां प्रश्न आपका है, बृहद अणु क्या होते हैं? बृहद अणु क्या होते हैं? तो बृहद अणु बड़े आकार के उच्च आणविक भार वाले जटिल अणु है जो छोटे आकार व निम्न आणविक भार वाले सरल अणुओं के बहुलीकरण के द्वारा बनते हैं। तो ये आपका 20 सब्जेक्टिव यानी 2-2 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन था ये हमारा हो गया। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यदि आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।